जय हिंद। आइए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम कल के क्लास में पढ़े थे प्रश्नावली 1.1 और 1.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन और उदाहरण के जितने भी क्वेश्चन थे और जितने भी उसका कॉन्सेप्ट थे उसके पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 और 1.2 में आपका है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो अब हम जानेंगे कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होती है और इस पे आने वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इसका उदाहरण के क्वेश्चन करेंगे और उदाहरण से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन है। तो उदाहरण पहले करेंगे और उदाहरण पर रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो हम आज उदाहरण के क्वेश्चन बताएंगे और आप लोग उसी के आधार पर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे चालू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय होता क्या है। कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या लेंगे तो 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये सब भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि ये करेंगे तो 9 दूना 18 और ये करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 से करेंगे 3 एकम 3। यानी ये जो भी संख्या, ये 2 है, 3 है, ये सब अभाज्य संख्या है। तो वही प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी इसके अभाज्य संख्या के रूप में इसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। अब 20 को हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, फिर करेंगे 2 पचे 10, फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5। यानी कहने का मतलब है कि ये जो 2 है एक अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना है। यानी जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, अगर लिए 24 तो इसको भी हम अभाज्य संख्याओं के रूप में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे करेंगे तो 12 दूना 24, फिर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12, फिर 2 3 6, यानी 3 एकम 3। यानी ये जितने भी संख्या आ रही है सब कौन सी संख्या, सब एक अभाज्य संख्या है जो इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, तथा यह गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब होता क्या है, अद्वितीय मतलब क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे 18 को हम लोग विभाजित किया, अभाज्य गुणनखंड निकाला, इसको हमने 3 से कर दिया तो ये हो जाएगा 6 18, फिर यहाँ से कर दिए 3 से तो 3 दूना 6, यहाँ से 2 एकम 2। यानी कह रहा है कि पहले 3 आए और बाद में 2 आए, उससे मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। यही कह रहा है कि तथा गुणनखंडों के आने वाले, मतलब ये जो आने वाला क्रम है, जैसे 3 गुणे 3 गुणे 2, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी पहले ये रहे ऐसे 2 गुणे 3 गुणे 3 या 3 गुणे 3 गुणे 2 रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो ये तो रहा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अब हम चलेंगे इसके उदाहरण नंबर, ये हम चलते हैं उदाहरण नंबर 5 पे और फिर उदाहरण नंबर 5 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसी से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी से रिलेटेड है। तो हम पहले इसको करेंगे, फिर वो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से बना लीजिएगा या तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं उदाहरण नंबर 5 पे। कह रहा है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। फिर से पढ़िए, कह रहा है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब आपको पता है कि n प्राकृतिक संख्या होती है तो n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, ये सब कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। उसके बाद कह रहा है जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, मतलब n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होगी। यानी कह रहा है कि n का कौन ऐसा मान है जो शून्य पर समाप्त होगी। आपको पता है कि अगर हम 4n पर विचार करें तो 4n और n के जगह पर जब हम 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अगर n के जगह पर हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा
4 चौका 16 और n के जगह पर हम 3 रखते हैं, हो जाएगा 4 चौका 16, 16 चौका 64। ऐसे करके हम रखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 4n पर मतलब शून्य पर समाप्त होगी। तो आपको पता है कि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या एक तो 10 होती है, उसके बाद 20 होती है, उसके बाद 30 होती है, उसके बाद 40 होती है, उसके बाद 50 होती है, उसके बाद 60 होती है। ये ऐसी संख्या होती है जो लास्ट में शून्य पर समाप्त होती है। वही तो कह रहा है कि 4n शून्य पर समाप्त होगी, यानी ये n का मान अगर 10 रहेगा तो ये लास्ट में शून्य आएगा, 20 रहेगा तो लास्ट में शून्य आएगा, 30 रहेगा तो लास्ट में शून्य आएगा, 40 रहेगा तो लास्ट में शून्य आएगा। ऐसे करके डॉट 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 करके 100 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। अगर हम 10 का अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5। अगर हमने 20 को तोड़ा तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 और ये हो जाएगा 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5। ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको तोड़े 30 को तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 और अगर हम 30 को तोड़े तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 और फिर हो जाएगा आपका 3 गुणे 2 गुणे 5। ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अगर हमने 40 को तोड़ा तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 10 और फिर इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 और ये हो जाएगा 2 गुणे 5, ठीक है। तो ये सब अभाज्य गुणनखंड है और ये लास्ट में क्या आ रहा है, इसका शून्य आ रहा है। और इसको हम तोड़े 100 को तो ये भी हो जाएगा आपका 10 गुणे 10 और फिर ये हो जाएगा 2 गुणे 5 और ये हो जाएगा 2 गुणे 5। यानी हम सब में देख रहे हैं कि जिसके लास्ट में शून्य आ रहा है वो 2 गुणे 5 संख्या बन रही है। यानी अभाज्य गुणनखंड जब जिसके लास्ट में शून्य आ रहा है और उसका हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ रहे हैं तो 2 और 5 उस संख्या में मौजूदगी होगी, यानी इस संख्या में मौजूद रह रहा है 2 और 5। जैसे हमने 20 को तोड़ा, इसमें भी 2 और 5 मिला। हमने 30 को तोड़ा, इसमें भी क्या मिला, 2 और 5 मिला। हमने इसको 40 को तोड़ा, इसमें भी 2 और 5 मिला। हमने 100 को तोड़ा, इसमें भी 2 और 5 मिला। यानी लास्ट में जो शून्य पर संख्या समाप्त होगी उसमें 2 और 5 उपस्थित होगी और जो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित होगी वही उसके लास्ट में शून्य आएगा। आप कोई भी संख्या, जैसे में हमने 120 ले लिया यहाँ पे और इसको भी तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणे 10, फिर इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे 2, ये हो जाएगा 3 गुणे 2 और ये हो जाएगा 5 गुणे 2। यानी इसमें भी 5 गुणे 2 आ रहा है। तो हम तो ये कह सकते हैं कि जिसमें 5 यानी n के रूप में, अगर n के रूप में 2 और 5 शामिल हो तो वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी। यानी अनिवार्य रूप से किसी n संख्या में 2 और 5 शामिल होना चाहिए, तब तो जाकर ये 4n शून्य पर समाप्त होगी। तो ये तो हम आपको सिर्फ समझाए, ये इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो सिर्फ हम आपको समझाए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो अब हम आइए यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यदि किसी संख्या में, यहाँ पे सॉल्व करेंगे और लिखेंगे यदि किसी संख्या में 2 और 5 अनिवार्य रूप से शामिल होता है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। यानी यदि किसी संख्या में अगर 2 और 5 अनिवार्य रूप से शामिल हो तो वही संख्या शून्य पर क्या होगी, समाप्त होगी। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन में दिया है 4n पर ही हमको विचार करना है। तो अगर हमने 4n को अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 और इसका पावर हो जाएगा n और ये लगेगा 2 के पावर n इंटू 2 के पावर n। अब हम देख रहे हैं क्या इस 4 में
5 शामिल है? जब 5 शामिल नहीं है तो क्या ये शून्य पर समाप्त होगी? 4n कभी संख्या शून्य पर समाप्त होगी? कभी नहीं होगी। तो आपको हम बताए भी थे कि n का मान 1 रखते हैं तो 4 आता है, 2 रखते हैं तो 16 आता है, 3 रखते हैं तो 64 आता है। तो इस प्रकार से हमको ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर इसमें 2 और 5, इसमें 5 शामिल रहता तो जाकर हम ये संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती थी। तो अब इसमें 5 तो शामिल है नहीं, जब 5 शामिल नहीं है तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इसमें लिखेंगे 4n के अभाज्य गुणन खंडों में 5 शामिल नहीं है, अतः 4, यहाँ पर 4n नहीं, अतः लिखिएगा, अतः n के किसी भी मान के लिए 4n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यानी जब इसमें 5 उपस्थित नहीं है तो ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन पे आप लोग स्टार लगाइएगा। और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नंबर 5 है तो उसको आपको जाकर बनाना है, ठीक है। तो ये तो इतना इसका सॉल्यूशन रहा, इतना इसको सॉल्व। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर क्वेश्चन पे, उदाहरण नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं 6 नंबर और उदाहरण नंबर 6 करते हैं, ठीक है। आइए हम चलते हैं उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 6 को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडों विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको तो पता है कि हम लोग बचपन से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है। पहला है 6 और 6 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 यानी 3 एकम 3। उसके बाद से हम 20 को करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 और ये हो जाएगा 2 पचे 10, फिर ये हो जाएगा 5 एकम 5। अगर हम 6 बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 और हम 20 बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए हम इसमें ज्ञात करेंगे एचसीएफ और ज्ञात करेंगे एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ जो होता है ये दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, यानी जो संख्या इसमें शामिल हो वो संख्या इसमें शामिल होना चाहिए, तब जाकर वो संख्या हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें 2 शामिल है, इसमें भी 2 शामिल है। क्या इसमें 3 शामिल है तो इसमें 3 शामिल है, इसमें कहीं भी 3 शामिल नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। इसमें 5 शामिल है, क्या इसमें 5 शामिल है, नहीं है, तो इसमें हम सिर्फ एचसीएफ बराबर 2 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणन खंडों, ऐसे लिख दीजिए आप, इसके पहले उभयनिष्ठ लिख दीजिएगा, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणन खंडों की सबसे छोटी घात, यानी इसमें सबसे छोटी घात लेंगे वो हो जाएगा अभाज्य उभयनिष्ठ, यानी दोनों में शामिल होना चाहिए, और अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटी घात लेंगे, ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम बराबर ये हो जाएगा, अब देखिए इसमें बचा 3 तो यहाँ पे लिखेंगे 3, उसके बाद से यहाँ पर 5 और ये हो जाएगा 2 के पावर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 और ये सबको गुणा करेंगे 5 3 15 और 2 दूना 4 यानी 15 चौका 60। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम, 15 चौका 60। तो एलसीएम में लिखेंगे कि अभाज्य गुणन खंडों की सबसे बड़ी घात, यानी इसमें देखिए इसमें सबसे बड़ी घात, इसमें देखिए इसमें 2 शामिल है लेकिन इसमें 2 के पावर 2 शामिल है, तो इसमें सबसे बड़ी घात लिए हैं 2 के पावर 2, इसमें 3 शामिल है तो 3 ले लिए, इसमें 5 शामिल है तो 5 ले लिए। वही लिखे कि अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, यानी इसमें सबसे बड़ी घात लेते हैं और इसमें उभयनिष्ठ यानी दोनों में जो शामिल होता है उसको लेते हैं और अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात लेते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपके उदाहरण नंबर 6 और इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो आप लोग जरूर बनाइएगा। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 7 पे, ठीक है।
आइए हम चलते हैं उदाहरण नंबर 7 पे और उदाहरण नंबर 7 के क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले तो हमको एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए इनका फिर एलसीएम ज्ञात करने का एक फॉर्मूला आपका होता है, हम जैसे लिखते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए इंटू बी। ये जब दो संख्या दिया रहे और दो संख्याओं को अगर एलसीएम पूछे तब ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो हम 96 को अब अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, फिर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर ये हो जाएगा 6 दूना 12 और फिर हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। अगर हम 404 को करें तो इसको जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर जब हम इसको 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 0 1, फिर इसको हम करेंगे 101 से, तो ये एक मत में। ठीक है, तो अब देखिए अब हो जाएगा 96 बराबर 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 5 गुणे 3 और उसके बाद से जब 404 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 101। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने में तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो हम बताए कि जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है और जो सबसे छोटी घात होती है उसी को लेते हैं। तो इसमें 2 के पावर 2 लेंगे तो ये गुणा करेंगे तो इसका एचसीएफ कितना निकल जाएगा 4। अब हमको निकालना है इसका एलसीएम, तो एलसीएम निकालना है तो उसके फॉर्मूले पर हमको क्या करना है, रखना है। ये देखिए एचसीएफ बराबर आया कितना है, एचसीएफ बराबर हम देख रहे हैं कि 4 आया है। ठीक है, गुणे हमको निकालना है एलसीएम बराबर ए इंटू बी। देखिए ए का मान दिया है आपका 96 और बी का मान दिया है 404। ठीक है, जब यहां पे हो जाएगा एलसीएम और बराबर 96 इंटू 404 और बट्टे 4, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 4 चौका 16, तो 24 में अगर हम 404 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 के 4 चौका 16 के 6, यानी हो जाएगा ये 96, तो ये मेरा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो ये तो निकल गया एलसीएम। तो ये उदाहरण नंबर 7 रहा और उदाहरण नंबर 7 हमने किया। ठीक है, तो अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले क्लास में।